इंडिया में डायबिटीज यंग एज पे आता है। अगर उधर 40 के बाद आता है, यहाँ पे हम बहुत हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स देख रहे हैं जो 30s में, देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम इवन 20s में देख रहे हैं कि उनको डायबिटीज आ रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है। मुंबई में स्पेशली यू सी पीपल ट्रैवल फॉर 3-4 आवर्स टू गो टू वर्क। तो उनको एक्सरसाइज के लिए, सोने के लिए, फैमिली टाइम के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। इट्स लाइक यू बिकम अ रोबोट। डायबिटीज एक्चुअली इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट इज कैटरैक्ट विच इज ट्रीटेबल। अभी डायबिटीज में जो ब्लाइंडनेस आती है उसमें गुड न्यूज भी है कि वो जनरली, सो यू आर कंज्यूमिंग 8 spoons of sugar when you take that 1 can of Coke. Pepsi has more, Sprite has more. There are some risk scores. There is something called as the Indian Diabetes Risk Score, which is freely available online. तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का रिस्क चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। और सपोज आपका रिस्क हाई है तो आप, द ओनली वे टू नो कि आपको या तो प्री डायबिटीज है या तो डायबिटीज है इज बाय डूइंग योर। अगर आपको मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अगर आपकी एज 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल डायबिटीज़ डॉक्टर के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर अनुश्री मेहता। इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे कि कैसे हमारी डेली ईटिंग हैबिट्स और जो मीठा खाने की आदत है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म करती है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो आई एम बलविंदर सिंह ऑन दिस स्टूडियो आस। लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। I would like to welcome you, ma'am, on our show, and thanks for coming on it. And in this podcast, we are expecting a huge quantity of insights about diabetes, basically, and other things which are related to diabetes. Thank you so much for having me on this podcast. आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि आप डायबिटीज़ जैसा टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की इस टॉपिक के बारे में। So, मैम वही बहुत मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसका जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है डे बाय डे और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन इंडिया। सो कैन यू जस्ट लेट अस नो कि क्या रीजंस क्या है इसके पीछे। तो एक्चुअली डायबिटीज़ जो बीमारी है वो नए ज़माने की बीमारी है, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में मलेरिया होता था, अभी टीबी अभी भी है, बट इट्स लेसर देन व्हाट इट वाज। और अभी कैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, सैनिटेशन अच्छा हो रहा है, तो इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं और वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो दैट डायबिटीज इज अ पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल डिजीज का स्पेक्ट्रम। सो आजकल हम अपने खुद के दुश्मन बन गए हैं, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया है। हम लोग सब रेस में बिजी हो गए हैं। हम लोग को ऑफिस काम, उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट खाना बन गया है। जो पहले सोशलाइजेशन था, स्पोर्ट्स था, अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हम लोग फेस्टिवल्स भी बहुत अलग तरीके से मनाते थे। आज फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, विच वॉज नॉट ऑलवेज द केस। हमारे जो पुराने टाइम में फेस्टिवल्स होते थे उसमें पूजा होती थी, फास्टिंग होता था, वो सब अभी नहीं देखने मिलता है। अभी ज़्यादातर इट्स ऑल अबाउट फूड। देर इज़ अ रैपिड चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो हम लोग इतने साल से जी रहे थे। और अभी देर इज़ सडनली हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसमें फोकस हेल्थ पे नहीं होता है, फोकस टेस्ट पे होता है, क्योंकि उनको खाना बेचना है। जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो इट इज़ मोर अबाउट द न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। स्लीप जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई में स्पेशली यू सी पीपल ट्रैवल फॉर 3-4 आवर्स टू गो टू वर्क। तो उनको एक्सरसाइज के लिए, सोने के लिए, फैमिली टाइम के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिलता। इट इज़ जस्ट अबाउट, it's like you become a robot. So it's the corporatization of our lifestyle, that has increased the incidence of diabetes in India especially. ओके। सो मैम डायबिटीज से पहले शुरुआत होती है एक स्टेज जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज।
सो प्री डायबिटीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्री डायबिटीज होता क्या है और हाउ गेट टू नो की सिम्टम्स कि मैं प्री डायबिटिक। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी कि डायबिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। ना प्री डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स है। प्री डायबिटीज़ के पहले का भी एक स्टेज है जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं, जो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है हाइपर इंसुलिनेमिया करके। बट द प्रॉब्लम इज के यू विल नॉट कम टू नो कि आपको ये प्रॉब्लम है, और इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है। द ओनली वे टू नो कि आपको या तो प्री डायबिटीज़ है या तो डायबिटीज़ है इज़ बाय डूइंग योर ब्लड टेस्ट, क्योंकि जो अर्ली स्टेजेस होते हैं जहाँ पे शुगर सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो जनरली बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट मॉलिक्यूलर लेवल पे, आर्टीरियल लेवल पे चेंजेस आते हैं, पर सिम्टम्स की तरह से वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इतना इंसिस्ट करते हैं कि इंडिया में स्पेशली बहुत यंग एज से डायबिटीज़ का चेकिंग या डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग शुरू होना चाहिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड, कॉकेशियन रेस जो बोलते हैं, जो यूरोप में या अमेरिकन लोग होते हैं ना, उनको हम कॉकेशियन बोलते हैं क्योंकि उनका रेस वैसा है। इंडियन रेस का, इंडियन एथनिसिटी एक अलग रेस है। तो हमने देखा है कि इंडिया में डायबिटीज़ यंग एज पे आता है, जो अगर उधर 40 के बाद आता है, यहाँ पे हम बहुत हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स देख रहे हैं जो 30s में, और देर इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम इवन 20s में देख रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ आ रहा है। तो अगर हम लोग सोचे कि अगर आपको 25 की एज में डायबिटीज़ आया है, मतलब आपको एटलीस्ट 15 की एज में प्री डायबिटीज़ आया होगा, विच आई वुड अदरवाइज एक्सपेक्ट कि 30 के बाद किसी को प्री डायबिटीज़ आएगा और फिर वो आगे प्रोग्रेस करेगा एंड मे बी इन हिज 40s ही विल डेवलप डायबिटीज़। But what we are seeing here is at a very young age, people are developing these conditions. And हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, हम सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। पर interestingly, there are some risk scores. Okay, there is something called as the Indian Diabetes Risk Score, which is freely available online. तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का रिस्क चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। और सपोज आपका रिस्क हाई है तो आप एन्युअली चेकअप कराइए, और अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो आप एक्शन तुरंत ले सकते हैं। और अगर आपने टाइम पे एक्शन ली तो बहुत स्कोप है कि अपना रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन या रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ आप कम कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर। इसमें फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, एज देखते हैं, वेट देखते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स, ये सब हम क्वांटिफाई करते हैं। सो ये तो मतलब प्री डायबिटिक यानी कि डायबिटीज से पहले का स्टेज होता है। जी, बट एक डायबिटीज के बाद एक एक्सट्रीम डायबिटीज भी होता है, लाइक जो अपने पीक लेवल पे आ जाता है। तो उस समय एक पेशेंट के साथ क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं और इसका क्या हार्म हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक पर्सन की बॉडी पे। तो जब भी हमारी खाने के बाद की शुगर 200 के ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं कि इसको डायबिटीज़ है, उस इंसान को हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ आया है। और जब खाली पेट की शुगर 126 के ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं कि उनको डायबिटीज़ आया है। और एक टेस्ट है जिसका नाम है HbA1c, जो हमारे 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताती है। तो अगर आपका HbA1c 6.5 के ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि डायबिटीज़। तो इसमें से कुछ भी एक या कुछ 2-3 चीज़ साथ में आई तो हम बोलेंगे कि उसको डायबिटीज़ है। अभी आप जो बोल रहे हैं ना एक्सट्रीम डायबिटीज़, तो ऐसा क्लिनिकली तो हम लोग कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ है, पर शुगर लेवल लोगों का फ्लक्चुएट करता है। तो कुछ कुछ कारण से, जैसे किसी को अगर मालूम ही नहीं है उनको डायबिटीज़ है और शुगर बढ़ते गया और बहुत हाई हो गया, या कुछ इन्फेक्शन आया या कुछ बीमारी आई या कोई दवाई लेना भूल गया 10-15 दिन और शुगर एकदम हाई हो गया, तो बहुत हाई शुगर के स्टेज में लोगों को सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सिम्टम्स आई थिंक सारे इंटरनेट पे
आप लोग ने सबने आपने भी पढ़े होंगे कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बहुत प्यास लगती है, स्पेशली रात को उठ के बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, विच फॉर अ यंग पर्सन इज अनलाइकली. आई मीन, डू यू वेक अप इन द नाइट? नो, राइट? आई ऑल्सो डोंट. सो इट्स एन अनयूजुअल थिंग कि आप रोज यू नो वेकिंग अप 2-3 टाइम्स इन द नाइट टू गो टू द बाथरूम. फिर वेट लॉस हो जाता है. तो अक्सर लोग आते हैं कि हमारा बहुत ही वेट लॉस हो गया है, कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं. बट इट्स यू नो इट्स नॉट अ हेल्दी वेट लॉस. इट्स बीमारी की वजह से, हाई शुगर की वजह से मसल का लॉस हो जाता है बॉडी में से. फिर हीलिंग नहीं होता है. जैसे छोटा छोटा चोट लग गया आपको, छोटा कट आ गया, तो जो नॉर्मली 3-4 दिन में भर जाता है, उसको भरने को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाता है. तो दैट इज ऑल्सो अ साइन. फिर पैरों में जलन, दर्द होना, लॉस मतलब नमनेस आना, ये बहुत टिपिकली डायबिटीज़ का एक साइन है. पैरों में जलन, दर्द, नमनेस, जो आप कभी भी शुगर के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे. यू नो, यू विल जस्ट थिंक अरे मेरे को नस का कुछ प्रॉब्लम है, मेरा नस दब रहा है, बट इट्स एक्चुअली शुगर. इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ दीज सिम्टम्स. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. कभी कभी विजन नंबर चेंज होता है. तो आपका सपोज स्पेक्स है एंड सडनली यू फील कि आपका नंबर यू नो यू नीड टू चेंज. सो नॉर्मली जब आप एक बार एक नंबर के साथ सेटल्ड हो जाते हैं अपने अडल्टहुड में, you don't change your number that often, na? I mean, Right. when was the last time you changed your spectacle number? Actually, I don't have number. This is only blue light. Okay, okay. So you wouldn't know. So if you have some friends, you ask them कि जनरली टीनेज में नंबर चेंज होता है. एक बार आप अडल्टहुड में सेटल हो जाते हैं ना, तो चश्मे का नंबर नहीं चेंज होता है. तो अगर सडनली चश्मे का नंबर चेंज होने लगता है, तो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज. So मैम, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि डायबिटीज कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस. सो इज इट रियल? So, diabetes actually is the second most common cause of blindness in the world. The first is cataract, which is treatable. Okay. अभी डायबिटीज में जो ब्लाइंडनेस आती है, उसमें गुड न्यूज़ भी है कि वो जनरली बहुत ही एडवांस स्टेजेस में आती है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन करती है. तो उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है कि वो हमारी आइज़ का जो पर्दा होता है ना, जिसको हम रेटाइना बोलते हैं, उस पे असर करती है. तो जनरली अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है और बहुत सालों से आपको डायबिटीज़ है और बहुत सालों से शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमारे आँखों पे असर करती है. और एक बार आपकी आँख पे सपोज कॉम्प्लिकेशन आ भी गया, तो भी वो एटलीस्ट 10 साल लगेंगे टू गो टू अ स्टेज ऑफ डेवलपिंग ब्लाइंडनेस. सो यू हैव 10 years of time to reverse or at least control the problem that has occurred in your eyes. But generally what we are seeing is कि बहुत डायबिटीज़ ना पकड़ ही नहीं जाता है. मतलब a lot of people, उनको पता नहीं रहता है कि उनको डायबिटीज़ है. 5 साल, 10 साल, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते हैं और इतने वेग सिम्टम्स आते हैं कि वो लोग यू नो टेस्टिंग नहीं कराते हैं कि हमको क्यों होगा सोच के. और फिर डायग्नोसिस के टाइम पे ही उनकी आइज़ में एडवांस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. तो फिर दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो बेसिकली ये वो स्टेज पर तभी जा सकता है आप प्रिकॉशंस पहले से ना लो और बहुत लापरवाही करो, देन यू कैन गो टू द ब्लाइंडनेस. या फिर अगर आपको पता ही ना हो, देन इट कैन गो टू द ब्लाइंडनेस. एब्सोल्युटली. सो बहुत चांसेस मिलते हैं एक्चुअली इस बीमारी में टू कंट्रोल एंड रिवर्स एंड यू नो हॉल्ट प्रोग्रेशन. तो आप जब ये सिम्टम्स बता रहे हो ना, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ मेरे आसपास के लोगों से जिनके साथ मैंने ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स देखी है. सो आई एडवाइज देम टू पहले कि एक बार चेक करवा लो यार, बात नहीं तो एडवांस स्टेज पे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो ये तो बेसिक था कि व्हाट आर दी कॉजेज एंड कैसे होता है. बट जब किसी को हो जाए, उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करें? तो आपने आजकल बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी रिवर्सल की,
या देखी है, बहुत सारे यस क्लेम्स यस करते हैं, बहुत बातें करते हैं, उसमें कितने लोग डॉक्टर हैं। कोई नहीं है, वो सब मार्केटर्स है। आई एम वेरी ग्लैड आपने ये टॉपिक निकाला। तो एक बार आपको डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है, तो अभी आपको कितना शुगर है उसके ऊपर काफ़ी आगे का ट्रीटमेंट होता है। जनरली अगर बहुत हाई शुगर है तो फिर डेफिनेटली दवाई की ज़रूरत लगेगी। मे भी आगे चल के दवाई कम हो सकती है, बंद हो सकती है, ठीक है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम बोलते हैं, विच मीन्स बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट डायबिटिक डाइट, इट्स बेसिकली अबाउट हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वेट लॉस. So a lot of patients can be controlled with just that and a very small dose of medication. Okay, अभी आप मुझे पूछेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। तो डायबिटीज़ रिवर्सल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग का मेडिकल फील्ड में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि 5 साल तक आपका शुगर नॉर्मल है एंड आपको कुछ भी मेडिसिन नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, पर हम लोग डायबिटीज़ को रेमिशन में डाल सकते हैं। मतलब अ पर्सन कैन स्पेंड मैनी मैनी ईयर्स विद अ गुड लाइफस्टाइल विदाउट एनी मेडिकेशन, बट द ट्रिक हियर इज कि आपका रिस्क हमेशा रहेगा। सो इट इज़ नॉट दैट you're cured, you're just maintaining your sugars without medication, बट कुछ भी ऑफ बैलेंस गया, कुछ भी अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ बीमारी आ गई विच अफेक्टेड योर शुगर्स, या आपको फॉर सम रीज़न स्टेरॉयड लेना पड़ा, या फॉर सम रीज़न आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आया और आप लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करें, तो तुरंत डायबिटीज़ वापस आएगा। सो वंस यू गेट डायबिटीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझना चाहिए कि वो क्योर नहीं हो सकता है, पर आप उसको बिना मेडिसिन डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर वो बिना मेडिसिन आप सब फॉलो कर रहे हैं फिर भी नहीं नीचे आ रहा है, तो यू डू रिक्वायर द टैबलेट्स, ओके, एंड दे विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर आप टाइम पे टैबलेट शुरू करेंगे तो आगे चल के आपको कम टैबलेट में कंट्रोल में आएगा। द लेटर यू स्टार्ट, द मोर मेडिकेशन यू विल रिक्वायर। सो आपने बोला कि हेल्दी लाइफस्टाइल से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि क्या करना चाहिए अगर आपको विदाउट मेडिकेशन इसको मेंटेन करना है? तो आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल इज एक्चुअली जनरल नॉलेज। आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया तो रहेगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या करना है, पर अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगी तो सादा घर का खाना खाइए। इवन इफ़ यू वांट टू ईट फैंसी फूड, मेक इट एट होम, क्योंकि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे बाहर वैसा नहीं होने वाला है। दे आर गोइंग टू यूज़ पाम ऑयल, दे आर गोइंग टू यूज़ लार्ड, दे आर गोइंग टू यूज़ मार्जरीन। आप घर पे एक्चुअल वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे, आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करेंगे, यू नो इज़ हेल्दी, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट। फिर दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लैकिंग है, अपने कल्चर में भी नहीं है, इज एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू स्टार्ट really we are seeing a change, but it's more of celebrity level. We are not seeing it in our general population. So sports और exercise को बहुत promotion की ज़रूरत है. Physical activity is very important. तीसरा है sleep. तो आई थिंक अगर हम लोग कुछ स्टडी करेंगे मुंबई में, तो आई थिंक 50 to 60% ऑफ द पीपल विल बी स्लीप डिप्राइव्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे सोना है। सोने के पहले मोबाइल, टीवी एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए तो बंद कर दो। मे बी टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर किड्स, समथिंग लाइक दैट। सो योर स्लीप का क्वालिटी इज़ गुड, इट्स अ फुल प्रॉपर गुड क्वालिटी स्लीप, क्योंकि जल्दी तो सबको ही उठना है, सबको भागा दौड़ी करना है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर टाइम पे तो सो सकते हैं। इफ़ यू यूज़ फ़ोन बिफोर स्लीपिंग, अगर सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? तो सबसे पहले तो जो फ़ोन का ब्लू लाइट है ना, आप कितना भी चश्मा डाल लो, थोड़ा बहुत तो इधर से तो जाएगा ना।
ब्लू लाइट आपका आपका ब्रेन में ना, जब हम तो हमारे आप लोग ने मेलाटोनिन, आपने मेलाटोनिन के बारे में सुना होगा ना, स्लीप हार्मोन बोलते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम लाइट बंद करते हैं तो जैसे सूर्यास्त होता है, मैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो जैसे सनसेट होता है और डार्कनेस आता है, और जब डार्कनेस आता है तो हमारा ब्रेन का में एक पिनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और जब ये मेलाटोनिन रिलीज होता है तो हमको नेचुरली नींद आती है। अभी आप रूम का लाइट बंद करके फ़ोन देखेंगे तो फ़ोन में से लाइट तो आएगी, तो वो लाइट विल नॉट अलाउ योर ब्रेन टू सिक्रीट मेलाटोनिन। तो आर्टिफिशियल लाइट भी अनफॉर्चुनेटली आवर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट, light is light, and because of that you don't fall asleep soon. तो अगर आपको नींद आ रही है, आप रील देखना चालू करो. I mean, we don't want you all to watch our video, but not at the cost of your sleep. So to allow your brain to release melatonin, you need to switch off the light for 15-20 minutes prior to sleeping. That's how. So if you are sleeping in light instead of darkness, तो आपकी जो sleep quality वो खराब होगी. Of course. आप लाइट चालू करके सो सकते हैं क्या? Actually, personally मैं पिछले I think 3-4 महीने से ऐसे सो रहा हूँ. So I don't know. You're very lucky if you can sleep with the light on. But जनरल प्रैक्टिस है ना, हम लाइट बंद करते हैं, हाँ, उसके बिना नींद नहीं आती है. आफ्टरनून नैप इज डिफरेंट. हाँ, मैं रात का सोने का बात कर. So can you just share what are the diets that a diabetic patient can follow, या फिर जिनको नहीं हुआ है और उनको अगर डर है कि ये इन फ्यूचर ना हो जाए, तो कैसी एक डाइट फॉलो करनी चाहिए? सी, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग बहुत अनलकी है कि कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो हम कर सकते हैं और हम फ्री हो जाएंगे. दैट्स द प्रॉब्लम. जैसे आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि तुम गेहूं खाना बंद कर दो, कुछ बोलते हैं कि चावल खाना बंद कर दो, कुछ बोलते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स खाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्या ग्रेन्स बंद कर दो. तो कोई भी एक सल्यूशन नहीं है. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम लोग को खाने का बैलेंस रखना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट बिफोर आई गो इनटू द डाइट इज़ कि शेड्यूल रखना है, खाने पीने का टाइमिंग मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम खाना है, मील स्किप नहीं करना है. ओके, क्योंकि जब हम मील स्किप करते हैं, फास्टिंग इज़ डिफरेंट, पर ऑन अ रेगुलर डे जब हम मील स्किप करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मील में हम डबल खाते हैं, because we are hungry and it messes with the body's metabolism. So very important is to maintain timing and to not skip meals. आपके तीनों जो मेन मील है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो हमारे मेन मील्स हैं, वो बैलेंस्ड होने चाहिए. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, और थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए. सिर्फ पूरा कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया और सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होने वाला है. पूरा गेहूं निकाल के सिर्फ मिलेट डाल दिया तो शुगर ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है. बट इट हेल्प्स, आपको एक चॉइस मिलती है. जैसे मिलेट्स की वजह से आपको आपको 10 नई रेसिपीज मिलती है विच आर हेल्दी फॉर यू, और आप यू कैन हैव देम गिल्टलेसली एंड एंजॉय इट. दैट्स द होल आइडिया ऑफ हैविंग ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. बट इंडिया में एक स्टडी हुआ था, लैंडमार्क स्टार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, जिसमें उन्होंने सबका ना डाइट स्टडी किया था ऑल ओवर इंडिया. और ऐसा देखा गया है कि तुम साउथ पे जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ कि वेस्ट में जाओ, इंडिया में कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. क्योंकि हम लोग सब या तो चपाती खाते हैं या तो राइस खाते हैं. पर उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ही पुअर है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने के चांसेस है, मतलब आप प्री डायबिटिक है, तो आप सिंपली अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से रिप्लेस करने का ट्राई करो. ये एक रूल आप फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. आपकी हेल्थ भी सुधरेगी. अगर आप जिम जा रहे हो, बॉडी बनाना है, वो भी बन जाएगी.
और शुगर भी आपकी कंट्रोल में आएगी. सो प्रोटीन एंड फाइबर, ये दो चीज़ आपको just try to replace, cut down on the carb and replace it with protein and fiber. ये एक रूल है, very simple. It helps with weight loss, it helps with diabetes, it helps with cholesterol, everything. That's what it is. इंडिया में फाइबर इनटेक अच्छा है because we eat lot of vegetables and all. बट कार्ब बहुत ज़्यादा है. कार्ब बहुत ज़्यादा है और हम क्या करते हैं, इतना चावल खाएंगे और इतना सा सब्जी लेंगे. तो वो इक्वल होना चाहिए. अगर हम इतना एक वाटी चावल ले रहे हैं तो एक पूरा वाटी उसके साथ सब्जी खाना है, एक पूरा वाटी उसके साथ दाल खाना है. जैसे पोहे में ऑलवेज हम लोग पीनट्स डालते हैं, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. उपमा के साथ चटनी आती है, तो प्रोटीन नहीं है पर एटलीस्ट फैट और फाइबर आ जाता है उसमें. फाइबर आ जाता है. फिर जब हम साउथ इडली या डोसा खाते हैं तो उसके साथ सांबर और चटनी होती है. तो हमारे जो फुल मील्स है ना, जो एक्चुअल हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, पर जो एक्चुअल मील्स है दे आर एक्चुअली वेरी वेल बैलेंस्ड. तो अभी लिट्टी वो चोखा इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किए हुए हैं कि दे आर बैलेंस्ड इन इटसेल्फ, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं. जैसे राजमा चावल है, छोले हैं, राइट. दे आर ऑल विथ प्रोटीन, तो ऐसे अपने ट्रेडिशनल मील्स काफ़ी बैलेंस्ड है. जैसे हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, बट जस्ट फॉर टेस्ट लोग अपनी हेल्थ के साथ नेग्लिजिबल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, जो कि आगे चल के हो सकता है कि बहुत खराब हो उनके लिए इन फ्यूचर. जी, एक्चुअली अभी क्या हो गया है कि ईटिंग आउटसाइड हैज बिकम ट्रेंडी, या and a lot of conversation if you see between people is all about अरे तूने ये रेस्टोरेंट ट्राई किया, तूने वो रेस्टोरेंट ट्राई किया, which is fine because a lot of food is available, जो पहले ऐसा होता नहीं था. there were limited options, but I don't know what it's doing to our health, and that is something जो हमको सच में सोचना चाहिए कि are we being trendy at the cost of our own health? Then that is something to consider. और ये मतलब अभी जो जेनजी जनरेशन है वो ऐसे ही है, लाइक बर्गर खा लिया एंड या फिर कुछ फास्ट फूड खा लिया और खाना स्किप कर दिया. सो ये जो डाइट फॉलो हो रही है ये ऑलरेडी एक ऐसी डाइट है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं लेके जाएगी जहाँ पर आप पछताने वाले हो. Absolutely. फास्ट फूड बहुत इजीली अवेलेबल है और सस्ता है, वो एक चैलेंज है. आज आप सैलेड खाने जाओ, आपका पेट भी नहीं भरेगा और उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना आप शायद or maybe you're paying more than you would pay for a vada pav, which is so that is the challenge. एंड मोर ऑफ ऑयली फूड बहुत ज़्यादा है. सो लाइक व्हाट यू विल एडवाइज टू अ नॉट टू ओनली टू अ डायबिटिक पेशेंट बट अ जनरल ह्यूमन बीइंग जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है. सो व्हाट यू विल एडवाइज कि ये जो फास्ट फूड है या फिर जो ऑयली फूड है इसके साथ कैसे डील करना चाहिए और इसको किस फ्रीक्वेंसी में कंज्यूम करना चाहिए. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप छोटे थे, आपके बचपन में आप कितना, मतलब जनरली तभी तो घर पे ही ज़्यादा खाना होता था, बाहर का खाना बहुत कम होता. तो हाउ ऑफन डिड यू ऑल मेक फ्राइड फूड एट होम? रेयरली. कोई फेस्टिवल आता था तो मम्मी पूरी बनाती थी एंड ऑल. एग्जैक्टली नॉट इवन वंस अ मंथ. नो. So that's the whole thing ना. I mean, I don't think I really need to give you any answer. मतलब हम लोग घर के जो दिवाली के टाइम सब फरसान बनते थे, आई रिमेम्बर, वो फ्राइड होते थे, और जो फीस्टिंग ओकेजनली होता था, पर ऐसा घर पे फ्राइड खाना कितना बनाते थे? हार्डली बनाते थे, राइट? सो सी द थिंग अबाउट फ्राइंग इज कि जब भी हम खाने को, तेल को इतना गर्म करते हैं ना, तो जो अगर इवन इफ इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑयल, वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है. और सैचुरेटेड, सो फैट इज़ नॉट बैड फॉर यू. फैट में बहुत सारे ऐसे फैट्स भी है जो अपने हार्ट के लिए अच्छे हैं, विच आर प्रोटेक्टिव, जैसे ओमेगा
3 फैटी एसिड्स है, मोनो अनसैचुरेटेड, मूफास जिसको बोलते हैं, पूफास, दे आर ऑल हेल्दी फैट, यू नो, एंड वी नीड देम. बट जो सैचुरेटेड फैट्स है, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द problems that we are seeing, along with excess carbohydrate and all that. So जब भी हम किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं या ऑयल को उतना गर्म करते हैं तो वो बन जाता है सैचुरेटेड फैट, और उसके वजह से हमको प्रॉब्लम्स आते हैं. अभी आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे फ्राइड फूड तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है. सो आपको एम करना चाहिए कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि थोड़ा तो आप खाने वाले हैं, यू नो, Right. वो आपके सामने है और इट्स वेरी टफ. हाँ. So, and you are not going to be able to avoid it. But as a rule you say कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो थोड़ा बहुत तो इंटेक होने ही वाला है. एंड अगर आपको बहुत मन है तो घर पे बना के घर पे फ्राई करिए, क्योंकि जो बाहर है वो लोग सेम ऑयल बार बार यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको पैसा Repeatedly बचाना use. है, वो बिजनेस है. घर पे आप जो एक ही बार फ्राई करें तो दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि द मोर यू फ्राई द मोर अनहेल्दी द ऑयल बिकम्स. सो द फर्स्ट बैच इज यूजुअली द हेल्दीएस्ट, एंड देन द सब्सिक्वेंट जैसे बैचेस. जैसे रीफ्राइड होते जाएगा, जैसे जैसे वो हीट लेवल 2 लेवल 3 जाती जाएगी, वैसे वैसे उस ऑयल की क्वालिटी डिक्रीज होती चली जाएगी. सो द फर्स्ट बैच इज ऑलवेज द बेस्ट. तो इसलिए बट पार आई थिंक कि उसी ऑयल में वो रोज लोग खा रहे हैं. लाइक लिटरली डेली लोग, लाइक कहीं समोसा, कहीं वड़ा पाव and all, और उसी ऑयल में वो बार बार, और लोगों को रियलाइज भी नहीं है कि यार हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं. आई नो. एंड सी, कैसा है ना कि हर कोई जो वैसा खाना खाएगा उसको तो बीमारी नहीं आने वाली है. ऐसा तो कोई, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो ऐसा तो मैं कोई एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बोल सकता है. सो जनरली जब भी खाना होता है तो हम वही एग्जाम्पल देखते हैं कि अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ. सो दैट्स हाउ इट इज. या सो लाइक मेरे एक जान पहचान के एक अंकल थे. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, वो डेली बेसिस पे कोक कंज्यूम करने लग गए. तो उन्होंने ऐसा लगभग 3 महीने या 4 महीने किया. ओके. एंड 3-4 महीने बाद पता चला कि उनको डायबिटीज हो चुकी. सो लाइक ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी चीज़ है, बहुत कूल माना जाता है जेनजीज में, तो कि यार बर्गर ग्रैब किया और एक उसके साथ कोक ले लिया एंड हो गया हमारा मील. वो उस तरीके से ब्रांड भी वैसे किया कि दिस इज योर मील. वो उसको मील ही बोलते हैं उस पैकेज को भी. अभी सोशल मीडिया पे एक शुगर बोर्ड करके चीज़ है जो बहुत ट्रेंडिंग है. आई डोंट नो इफ़ यू कम अक्रॉस दैट. तो उन्होंने क्या किया है, इट इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्कूल्स में जाके किया है, एंड दे हैव मेड अ बोर्ड जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है और उसमें कितना शुगर है, ऐसा पूरा चार्ट बनाया है. तो 500 ml or 1 can of Coke, which is I think 200 ml, 250 ml, I don't know. It has 8 grams of sugar, 8 spoons. So you're consuming 8 spoons of sugar when you take that 1 can of Coke. So the bigger the bottle, the more it will be. And Pepsi has more, Sprite has more. Thumbs Up I think is a little lesser, maybe 6 grams, I'm not sure. So कोको कोला ने खुद ने एडवर्टाइज किया है ना कि उनका प्रोडक्ट तो अनहेल्दी है, मत खाओ. बिसाइड्स द शुगर, इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स आता है, विच आई थिंक दे कट डाउन ऑन, बट वी डोंट रियली नो व्हाट दे पुट इनसाइड इट. सो आई थिंक कि वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स which a person can do for themselves for their health is कि आप कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो. कोई भी कंपनी इंडियन नहीं है, सो डोंट वरी. अपना इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं आएगी. So can we substitute cold drink with गन्ने का जूस and all? You can. It's a better choice. Any juice over a cold drink will be a better choice.
बट बेस्ट विल बी टू कंज्यूम द फ्रूट. तो आप वाटरमेलन जूस की जगह अगर वाटरमेलन खाते हैं तो आपका, आई मीन दैट इज ऑल्सो एज रिफ्रेशिंग एज द जूसेस. सो बेस्ट वुड बी अ फ्रूट. सो इज देयर एनी डिफरेंस कि अगर मैं वाटरमेलन खाऊं और वाटरमेलन का जूस पीऊं, तो कोई डिफरेंस है इन दोनों में? तो आप वाटरमेलन खाएंगे तो कितना खाएंगे, और जूस पिएंगे तो कितना वाटरमेलन आएगा उसमें. तो जूस में तो आप सारा फाइबर निकाल के सिर्फ फ्रक्टोज और ग्लूकोज खा रहे हैं. तो जब आप वाटरमेलन एज अ वाटरमेलन खा रहे हैं तो उसमें आपको फाइबर आ रहा है बहुत सारा. और फाइबर, सो फाइबर 2 टाइप के होते हैं, सल्यूबल इनसल्यूबल. और आजकल हम लोग गट हेल्थ के बारे में बहुत सुनते हैं, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, यू नो. तो उसके लिए, सो टू हैव गुड गट हेल्थ, टू हैव गुड गट बैक्टीरिया, यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. तो उसका खाना फाइबर है. सो सल्यूबल फाइबर हेल्प्स टू इम्प्रूव आर गट माइक्रोबायोटा, ऐसा बोलते हैं. सो ऑटोमेटिकली आप फ्रूट खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू नो यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर गट. प्लस ऑल द विटामिन्स आर लॉस्ट व्हेन यू स्क्वीज द फ्रूट आउट. तो व्हेन यू आर हैविंग द होल फ्रूट, आपको उसका जो भी विटामिन्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स है, वो भी आपको मिलते हैं. सो इट्स बेटर टू ईट अ फ्रूट दैन टू ड्रिंक इट, ऐसा बोलते हैं. सो गोइंग बैक टू द टॉपिक, कोक के साथ एक नया एडिशन है डाइट कोक. सो व्हाट यू विल से अबाउट दैट? तो सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको बहुत मन कर रहा है कभी और आपने कोक के ऊपर डाइट कोक ली, तो एटलीस्ट आप शुगर कट डाउन कर रहे हैं, उसका कैलोरीज कट डाउन कर रहे हैं. तो ओकेजनली आपने कोक की जगह डाइट कोक ली, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. पर ये जो डाइट ड्रिंक्स है ना, ये एटलीस्ट लकीली अपनी कंट्री में इतना तो नहीं है. आई गेस जेनजी में थोड़ा बहुत होगा टू रोम अराउंड, बट यूएसए में in I think in the 2000s or the late 90s there was a big trend. वहाँ पे ऐसे तुम किसी को वो ग्लास के बिना देखोगे ही नहीं, उनका ऐसे कंटिन्यूस मुंह चालू रहता है, यू नो, ये ड्रिंक करो वो ड्रिंक करो. तो वहाँ पे लोगों को बोन डिजीज हो गए थे. एंड व्हेन दे वेंट इनटू द डेप्थ दे रियलाइज कि इट्स बिकॉज ऑफ aspartame poisoning. So that is the sweetener that is used in all of these diet drinks. So excess consumption, मतलब excess मतलब उधर तो कैसे वो लोग कंटिन्यूस दिन के 3 कैन पीते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ मिलता सब बड़ा बड़ा है ना. तुम खरीदने जाओगे तो बड़ा कार्टन ही मिलेगा तुमको, तो सबसे सस्ता पड़ेगा. तो समर में वहाँ पे ऐसे यू नो दे कीप ऑन ड्रिंकिंग. और उतना एक्सेस मतलब बहुत एक्सेस कंजम्पशन था, उतना तो नहीं देखेंगे, बट स्टिल यू नो इट कैन कॉज हार्म. सो पानी सबसे अच्छा है, फ्री है, नेचुरल है. पर अब ओकेजनली आपको मन किया और आपने सब्सटीट्यूट किया तो आई थिंक इट इज़ ओके. सी, कुछ भी आप मॉडरेशन में करेंगे ना तो उसका आपको ना नुकसान होगा, और यू नो अगर थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला होगा तो शायद मिलेगा. सो एवरीथिंग विच इज़ डन इन मॉडरेशन यूजुअली इज सेफ. सो अगर किसी को डायबिटीज है एंड ही और शी आल्सो कंज्यूम्स शराब, अल्कोहल, सो व्हाट यू विल से? सो इट्स नॉट दैट कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो यू कैन नॉट हैव अल्कोहल. इट इज़ अलाउड. यू कैन हैव इट इन लिमिटेड अमाउंट्स. In fact, you can have 1 to 2 drinks every day, but that's not how you should do it. Yeah. Okay. So 1 or 2 pegs are allowed in one go. So suppose up whatever occasionally that you are drinking, you can go for 1 or 2 pegs, which I think is the limit otherwise also that you should follow. And even when it comes to beer, maybe 1 pint, not more than that. Now the problem is that when you drink alcohol, हमारा जो लिवर है ना वो अल्कोहल और शुगर के बीच कंफ्यूज हो जाता है. और हमारा यू नो बॉडी का सारा शुगर मतलब
बॉडी बोलती है कि शुगर रिलीज करो, पर लिवर बिजी है अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में। तो क्या हो सकता है ना कि लो शुगर हो सकती है। सो पीपल विद डायबिटीज, जो लोग ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे उनका शुगर डाउन जा सकता है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। दे हैव टू मेक श्योर टू ईट विद द अल्कोहल, क्योंकि ट्रेंड जनरली लोग एम्प्टी स्टमक पे पीते हैं, खाने के बाद बहुत कम लोग हैं who drink. So the trend is कि खाली पेट पे people prefer drinking, so they can drink more. So it is very important that they should eat something with the alcohol so that their sugar doesn't go low. Even those who are on insulin, they have to be very careful. Second is they have to drink in limited amounts, क्योंकि the risk of this low sugar will go very very high अगर वो लोग बहुत ज़्यादा alcohol consume करेंगे तो। तो मैम कैन यू हेल्प अस विद लाइक क्या बेसिक मिथ्स है डायबिटीज़ के अराउंड इन कॉमन वर्ल्ड, एंड क्योंकि बहुत सारे मिथ्स यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि जो सबसे बेसिक मिथ है वो हमने सुना है कि आपको राइस यानी कि चावल कंज्यूम नहीं करना चाहिए जब आप डायबिटिक हो तो, एंड ऐसे और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। ऐसे तीन चार मिथ है मेरे माइंड में आ रहे हैं अभी। एक तो जैसे आपने बोला कि अगर डायबिटीज़ है तो चावल बंद कर दो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चावल बंद कर देंगे तो डायबिटीज़ चला जाएगा, पर अगर आप चावल का इंटेक मॉडरेशन में लेते हैं तो आप चावल भी एंजॉय कर सकते हैं और उससे ज़्यादा शुगर भी नहीं बढ़ेगा। एक रिसर्च है, मतलब ये शायद अपने कल्चर में इतना एक्सेप्ट नहीं होगा, पर ऐसा रिसर्च है कि अगर आप बासी चावल खाते हैं तो उसमें शुगर कम ऊपर जाता है। So you make the चावल today and you consume it tomorrow, but you don't have to heat it. ठंडा ही खाने का, तो वो ठंडा चावल खाएंगे तो it will not raise your sugar too much. And this is a scientifically proven experiment. It's just that we tend to prefer eating fresh food. So I don't know how much people would accept it, but this is one way of consuming चावल जिससे शुगर ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर दूसरा एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स है उससे लिवर और किडनी डैमेज होता है, और ये बहुत ही कॉमन मिथ है। और एंड वेरी ऑफन हमको पेशेंट को समझाना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जैसे शुगर कंट्रोल में आता है दवा बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि इससे हमारा बॉडी डैमेज हो जाएगा। तो जो भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ है वो बहुत सेफ़ है, उससे आपकी किडनी लिवर पे कुछ भी असर नहीं होने वाला है। डायबिटीज़ की वजह से किडनी और लिवर पे असर हो सकता है, पर डायबिटीज़ की दवाइयाँ आपकी किडनी या लिवर को कोई डायरेक्ट डैमेज नहीं करती है। फिर तीसरा है कि हम शुगर बंद करेंगे, उसकी जगह गुड़ खाएंगे, वो बहुत कॉमन है। और मैं मानती हूँ कि गुड़ कम प्रोसेस्ड होता है शुगर के कंपैरिजन में, और उसको हेल्दी भी माना जाता है क्योंकि उसमें थोड़े न्यूट्रिएंट्स, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो शुगर में नहीं आते हैं। पर गुड़ भी शुगर केन में से ही बनता है और गुड़ भी मीठा है, सो गुड़ से भी शुगर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही शुगर गुड़ से रिप्लेस कर लो। गुड़ भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, कम खाना है, जहाँ तक हो सके उतना अवॉइड करना है। सो गुड इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर शुगर। गुड ऑल्सो हैज शुगर, शुगर ऑल्सो हैज शुगर, दे आर बोथ ब्रदर्स। सो बेसिकली मैंने ये भी देखा है कि जो लोग टी बहुत प्रेफर करते हैं, चाय पीना बहुत प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में ऑफ कोर्स, वो लोग चीनी वाली चाय नहीं, मतलब वो गुड़ वाली चाय स्पेशली लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उससे शुगर नहीं बढ़ेगा, उससे भी शुगर बढ़ता है, सो it's equally bad for diabetes. So ma'am, what do you see nowadays? What is the demographic of a diabetic patient? Like क्या age group रह रहा है? इंडिया में मैं आपको बोलूँ कि ऐसा एज ग्रुप जैसा रहा ही नहीं है। मैंने 13 साल की बच्ची को भी देखा है विद डायबिटीज़, और we've seen 80 year old also, but we are seeing a big number of people in their 30s, 30 to 35 की एज ग्रुप में बहुत लार्ज चंक ऑफ पीपल आर आइदर डेवलपिंग डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, क्योंकि
25 के बाद हमारी थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और जनरली 25 तक हम बड़े एक्टिव होते हैं, यू नो वी आर केयर फ्री, स्ट्रेस नहीं होता है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एंड करियर। 25 के बाद मोस्ट पीपल गेट मैरिड, उनका लाइफ फिर फोकस हो जाता है पैसे कमाने पे, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं। सो वी आर सीइंग दैट a lot of people in their 30s gain weight and develop health issues. So I meet people जो मुझे बोलते हैं अरे हम तो रोज के 2000 steps चलते हैं, and I feel shocked. 2000 steps is very less. मैंने कहीं सुना था कि you should do 10,000 steps a day. So the best is 10,000 steps a day. Less than 5,000 मतलब you're very very sedentary. And I think an average all of us can target to keep at least try to do more than 8,000 steps a day. The chances of getting diabetic and obesity also relate to this? Yes. So if you're doing 10,000 steps a day, your chances of developing diabetes, obesity, heart disease, even cancer is lesser. But उसमें कैसा है ना, फिर उसमें आप वेट लिफ्टिंग कर रहे या स्विमिंग कर रहे, वो सब नहीं काउंट होता है। ये आइडिया है कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखो। So as we can see कि हमारा जो इंडिया है अभी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस डिजीज़ और विद द होल एरिया ऑफ डिजीजेस जिसमें डायबिटीज़ भी एक पार्ट है? व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसको कैसे टैकल किया जा रहा है? तो मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है। बहुत सारी जैसे कार्डियोलॉजी में है, इसमें है। वैसे डायबिटीज़ में एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सब लोग एक छोटे पैच की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपके शुगर्स उसके साथ। और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है फॉर लाइफस्टाइल, लाइक फॉर नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स, जैसे आई थिंक अल्ट्रा ह्यूमन है या फिटर फ्लाई है या हेल्दीफाई है। दे आर यूजिंग दिस डिवाइस टू हेल्प पीपल ट्रैक देयर शुगर लेवल। ओके, नाउ दिस CGMS इज अ स्मॉल डिवाइस कॉइन लाइक जो हम बैक ऑफ द आर्म पे लगाते हैं और वो कंटिन्यूसली आपका शुगर मॉनिटर करता है और हमको एक ग्राफ देता है। तो आपने जो खाना खाया है या जो एक्टिविटी की है उसका आपके शुगर पे क्या असर है, ये आप 24/7 ट्रैक कर सकते हैं। तो एक सेंसर 14 दिन चलता है, तो आपको डिटेल्ड 14 दिन का इंफॉर्मेशन मिलता है। सो हम लोग ये एक्चुअली आया था इनिशियली डायबिटीज़ के लिए कि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर उनको ट्रैक करना है, फिर खाने पीने में चेंजेस करने हैं, बहुत सारे केसेस में मेडिकेशन या इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। पर अभी आजकल ये प्री डायबिटीज़ में या जनरली अगर किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है उसमें भी यूज़ होने लगा है। सो दे अलाउ पीपल टू सी कि कौन से खाने का क्या असर हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या है ना, जब आप विजुअली देखते हैं कि आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है ना, यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। और इट्स लाइक एन एजुकेशन। आप जब देखते हैं विजुअली द इम्पैक्ट, तो ऑटोमेटिकली यू होल्ड योर सेल्फ कि ओके दिस फूड इज डूइंग दिस डैमेज, तो मैं नहीं खाऊँ, यू नो। एंड ऑफकोर्स जो लिमिट है ब्लड शुगर की, जो हम डायबिटिक पेशेंट में बोलेंगे कि अच्छा हम 180 का लिमिट रखते हैं, तो somebody who doesn't have diabetes हम 140 का कट ऑफ रखेंगे। सो अगर वो 140 के ऊपर जा रहा है, तो जैसे आपने बोला कोक, तो जो पूरा दिन कोक पीता है ना, उसको सिर्फ ये सेंसर लगा दो, वो जैसे ही देखेगा ना द स्पाइक that occurs, automatically there'll be a cut down. So it helps to guide the behavior change, it helps to motivate the behavior change. और पेशेंट को खुद को अवेयरनेस आता है, मतलब यू नो दे ऑल्सो एजुकेट देमसेल्व्स कि अच्छा मैं खाना ऐसे खाता हूँ। तो जैसे एक तरीका हम ऑलवेज बोलते हैं कि पहले सैलेड खाओ, फिर प्रोटीन खाओ, फिर आपका कार्ब खाओ, यू नो। तो दो स्मॉल थिंग्स दे आर एबल टू इनकलकेट in their daily life, and I think it's an amazing technology। वो पहले सिर्फ डायबिटीज़ के लिए आई थी, but the way it is being used by people and the way it has been adopted all over
especially in the urban areas, you know, gym goers, and it's nice to see that kind of awareness. और काफी सारी बार आप सोचते कि अरे ये तो बहुत हेल्दी है, जैसे साबूदाना, राइट इट्स फास्ट फूड, हेल्दी फूड, मतलब फास्टिंग का खाना है, हम सोचते हैं अरे फुल ऑफ एनर्जी, सो गुड, और फिर आप देखते हैं कि उसके आपका शुगर इतना ऊपर जा रहा है। तो यू नो जब कोई बोलेगा और वर्सेस जब आप खुद वो देखते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। So, thanks, ma'am, for coming on our podcast and giving us so rich insights about diabetes and other nutrition diets. This was very amazing podcast with you, and I also gained some knowledge about कि कैसे हमको मैनेज करना चाहिए एंड क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए. आई होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, एंड मैं अनुश्री मैम के सारे लिंक्स एंड हैंडल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So you can check out and you can contact her if you want to consult about diabetes or any other diet wala things. So thanks, ma'am, for coming on our podcast.